जब भी ज़ीनत बेगम मुआविया के सामने जाती वो इन्हें मनहूस, जाहिल, बगैरत जैसे अलकाबात से नवाजता। वो बेचारी से कहती रह जाती, बीवी हूँ मैं तुम्हारी, लेकिन वो वहाँ फ़िक्र किसे थी। अगर ज़ीनत बेगम इनके सामने अपने हक़ के लिए कुछ बोलती तो वो उन पर हाथ उठाते, हाथापाई पर उतर आते। ईशान अपने कमरे में बैठा कोई मूवी देख रहा था जब अचानक से उसके जहन में सबा का अक्स छा गया। तो उसने सोचा क्यों ना आज कॉलेज ही जाया जाए। अपने दिल की आवाज़ पर लगभग कहते हुए वो उठा और अपनी गाड़ी की कीज़ ली और कॉलेज की जानिब चल दिया। सबा अपना लेक्चर लेकर फ्री हुई थी कि जब उसके कानों में अजान की आवाज़ें गूंजी। सबा ने जल्दी से वज़ू किया और अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गई ताकि नमाज अदा कर सके, लेकिन उसे वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ वो नमाज अदा कर पाती। अब क्या करूं, कहीं नमाज के लिए देर ही ना हो जाए। क्या हुआ मिस सबा, आप क्या सोच रही हैं? मिस सादिया, जो मिस सबा से कल बच्चों के होने वाले टेस्ट के बारे में बात करने आई थी, इन्हें यूँ सोचों में गुम देखा तो पूछ बैठी। जी मिस सादिया, वो एक्चुअली मुझे नमाज़ पढ़नी थी। यहाँ मेरे ऑफिस में तो जगह नहीं है, तो फिर अब मैं कहाँ पढ़ूँ? मिस सबा, आप मैम के ऑफिस में जाकर नमाज़ पढ़ सकती हैं। हम स्टाफ मेंबर्स में से जिसे भी नमाज़ अदा करनी होती है वहीं जाकर अदा करते हैं। ओके मिस, फिर मैं चलती हूँ। कहते ही साथ ही सबा मरियम शाह के ऑफिस की जानिब चल दी। ऑफिस के बाहर रुककर सबा ने पहले ऑफिस का दरवाज़ा नॉक किया। यस कम इन। अंदर से इजाज़त मिलते ही वो ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई, जहाँ मरियम शाह हाथों में तस्बीह लिए बैठी थी। शायद उन्होंने भी अभी अभी नमाज अदा की थी। मिस सबा, आपको कोई काम था क्या? मरियम शाह बोली। जी मैम, मुझे नमाज़ पढ़नी है और मेरे ऑफिस में जगह ही नहीं है। अगर घर जाकर पढ़ने का इंतज़ार किया तो लेट हो जाऊँगी। सबा ने जल्दी से अपने आने का मकसद बताया। कोई बात नहीं टीचर, आप यहाँ पढ़ लें नमाज। जिन स्टाफ मेंबर्स को भी नमाज अदा करनी होती है वो यहीं अदा करती हैं। आप भी यहाँ अपनी नमाज अदा कर सकती हैं। वो सामने अलमारी में जाए नमाज़ पढ़ाए। आप अपनी नमाज पढ़ लें, मैं तब तक अपने एक दो काम निपटा कर आती हूँ। कहते साथ ही मरियम शाह ऑफिस से बाहर निकल गई और वो अपनी नमाज अदा करने लगी। वो गाड़ी से निकलकर सीधा चौकीदार की तरफ बढ़ा। इनसे सलाम दुआ करके वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ और सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस की जानिब बढ़ गया। वो जैसे ही ऑफिस का दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल होने लगा, इसकी नज़र एक मंजर पर आकर रुक सी गई। वो अपनी जगह पर साकित सा होकर खड़ा हो गया। इसके कदम जैसे आगे चलने से इनकारी हो गए थे। इसकी दुनिया जैसे रुक सी गई थी। वक्त कहीं थम सा गया हो। वो बिना पलके झपकाए उस नूर परी पैकर चेहरे का तवाफ करने लगा। वो दुनिया जहाँ से बेनियाज अपने रब के हुजूर सजदागो थी और अपने रब से दुआ मांगने में मशगूल थी। ईशान के लिए ये मंजर बहुत ही खूबसूरत सा था। वो इतना मुकम्मल हुस्न और पाकीज़गी देखकर हैरान रह गया। ऐसा नहीं था कि उसने कभी हसीन लड़कियां नहीं देखी थी। वो जैसी फैमिली को बिलोंग करता था, उसके सोशल सर्कल में इसका वास्ता बहुत सी हसीन लड़कियों से पड़ता रहता था। रेड स्कार्फ के हाले में इसका चेहरा चमक रहा था। बारीक से गुलाबी होंठ अपने रब से कुछ मांगने में मसरूफ़ थे। इसे लग रहा था ना ही वो कभी यहाँ से हिल पाएगा और ना ही इसके खूबसूरत से शहर से निकल पाएगा। जैसे ही उसकी दुआ ख़त्म हुई, उसने हाथ अपने चेहरे पर फेरे और उठकर जाए नमाज तय करने लगी। वो इस बात से अनजान थी कि कोई आंखों में मोहब्बत लिए ना जाने कब से इस परी पैकर को तक रहा है। वो जैसे ही जा नमाज कबर्ड में रखने के लिए पीछे की तरफ मुड़ती है तो इसकी नज़र सामने बुत बने खड़े इंसान पर कहीं जम सी गई, जो ना जाने कब से सब कुछ भुलाए बड़ी फुर्सत से उसे देखने में मसरूफ़ था। पहले तो वह हैरान होती है, लेकिन जल्द ही उसकी हैरानगी गुस्से में बदल गई। उसे कल उसका यूं बेतकल्लुफ़ होकर लिफ्ट देना भी याद आया तो वह शदीद नफ़रत और गुस्से से अपना रुख फेर गई। बीवी हूँ मैं आपकी मुआविया, कोई नौकरानी नहीं हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा नौकरों से भी बदतर सलूक करते हैं। कौन सी बीवी, कहाँ की बीवी? बर्बादी हो तुम मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। कोई पसंद नहीं करता था मैं तुम्हें। तुम्हारे और मेरे बुढ़े बाप ने तुम्हें ज़बरदस्ती मेरे गले डाल दिया। मैं तो किसी और से शादी करना चाहता था। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, शदीद नफ़रत। मुआविया, आपके अंदर ज़रा भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। ये कैसे बात कर रहे हैं आप बाबा और अंकल के बारे में? बड़े हैं वो आपसे, कुछ तो शर्म करें। और कितना नीचे गिरेंगे आप? ज़ीनत बेगम के कहने की देर थी कि मुआविया ने गुस्से में आकर ज़ीनत बेगम को बालों से पकड़कर नीचे ज़मीन पर फेंक दिया और इस पर लातों की बरसात शुरू कर दी। ज़ीनत बेगम ने दर्द के मारे अपने पेट पर हाथ रख लिए, जहाँ एक मासूम सी जान पल रही थी। पूरे घर में अब ज़ीनत बेगम की आहें और चीखें थीं और सब मुलाजिम दूर से ही आंखों में आंसू और नफरत लिए उस दरिंदे को देख रहे थे। लेकिन इस दरिंदे नुमा पत्थर दिल इंसान को इन दो मासूम जानों पर ज़रा भी रहम नहीं आया। जब वो ज़ीनत बेगम को मार मार कर थक गया और वो अधमरी हुई होकर ज़मीन पर एक साइड को लुढ़क गई तो वो दरिंदा उसे ठोकर मारता हुआ वहीं मरने के लिए छोड़ता घर से बाहर निकल गया। मुआविया के घर से निकल जाने के बाद मुलाजमा जल्दी से भागकर ज़ीनत बेगम के पास आई और ड्राइवर को गाड़ी लाने का कहकर ज़ीनत बेगम को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गई। इन्हें जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। मुलाजमा ने अहमद साहब को भी कॉल करके जल्दी हॉस्टल आने का बोल दिया।
जब उन्होंने जीनत बेगम की ऐसी हालत की वजह पूछी तो उन्होंने ये कहकर झूठ बोल दिया कि फ़र्श को धोते हुए नीचे गिर गई थी। जब माविया के साथ ना होने की वजह पूछी तो ये कह दिया कि वो काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। इतने में एक लेडी डॉक्टर बाहर आई, पेशेंट के साथ कौन है? मैं हूँ डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? वो ठीक तो है? डॉक्टर की बात सुनते ही अहमद साहब जल्दी से डॉक्टर की जानिब मुतवज्जह हुए और बोले, देखिए सर, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं और इनकी ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमें जल्द से जल्द पेशेंट का ऑपरेशन करना होगा। हम माँ और बेबी में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब की बात सुनते ही अहमद साहब के लिए अपने कदमों पर खड़े रहना मुहाल था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब, आप मेरी बेटी को बचा लें प्लीज़। एक वो बाप था जो अपनी बीवी और बच्चे को ज़िंदगी और मौत के दहाने पर छोड़कर ना जाने कहाँ गायब था, और एक ये बाप था जो अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ा रहा था। आप बस हौसला रखें और डॉक्टर से दुआ करें, और डॉक्टर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अहमद साहब को हौसला देते साथ ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़ गई। एक ये बाप था जो अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ा रहा था। आप बस हौसला रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अहमद साहब को हौसला देते साथ ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़ गई। पीछे खड़े सब नाफूस जीनत बेगम और उसके बच्चे के लिए दुआगो थे। 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला तो सब जल्दी से भागकर डॉक्टर की जानिब बढ़ गए। मुबारक हो आप लोगों को, बहुत बेटी हुई है और माँ और बेटी दोनों ठीक हैं। कुछ देर तक इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप सब लोग उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनते अहमद साहब पास मौजूद मस्जिद में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने चले गए। सबा को मालूम था कि ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, कोई भी कभी भी आ जाता है, तो वो इस वक्त हिजाब में ही थी। इसके रुख मोड़ते ही ईशान होश की दुनिया में वापस आया। ईशान इस तरह किसी लड़की को देखना नहीं चाहता था, इसलिए थोड़ा शर्मिंदा हुआ। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ऑफिस में मामा की जगह आप होंगी। मैं तो यहाँ अपनी मामा को मिलने आया था। ईशान की आवाज़ और लफ्ज़ों में वाज़ेह शर्मिंदगी झलक रही थी। मैम, ऑफिस से बाहर कोई 1-2 काम निपटाने गई हैं। उसने वैसे ही रुख मोड़े उसे जवाब दिया, ओके प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आइंदा पूरी एहतियात रखूँगा। एंड सॉरी अगेन। इट्स ओके, एक लफ्ज़ी जवाब दिया गया। बाहर आते ही ईशान ने एक लंबी सी सांस खारिज की। जो थोड़ी देर पहले हुआ उसके शहर से निकलने की कोशिश की, जो कि अब नामुमकिन था। उफ़ अल्लाह, ये मुझे क्या हो गया था? मैं इसे ऐसे क्यों देख रहा था? वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? कहीं मुझे सड़क छाप आवारा ही ना समझे। हाँ तो जो भी समझती है समझे, मुझे क्या, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो फ़र्क पड़ रहा है। उफ़, मैं पागल हो जाऊँगा। ईशान इस टीचर को निकाल अपने दिमाग से और अपनी मामा को ढूंढ। बदतमीज़ बिल बतौड़ा कहीं का, कैसे घूर घूर कर देख रहा था, जैसे आज से पहले कभी कोई लड़की ही नहीं देखी। वो थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ इस पर 1000 दफ़ा लानत भेजती दोबारा से अपनी क्लास की जानिब बढ़ गई। उफ़, ओ मामा, आप यहाँ पर हैं? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने आपको कभी इस रास्ते तो कभी इस रास्ते ढूंढा। माँ को देखते ईशान की दुहाइयाँ शुरू हो चुकी थी। मिस्टर ईशान शाह, लगता है आप सारी तमीज़ भूलते जा रहे हैं। ना सलाम ना दुआ, आते साथ ही स्टार्ट हो गए हो। सॉरी मामा, ईशान शर्मिंदा सा होकर बोला। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? तुम यूँ अचानक यहाँ? जी मामा, घर में वैसे ही बैठा बोर हो रहा था तो सोचा क्यों ना आज आपको स्कूल से पिक ही कर लूँ। ओके ठीक है, मैं अपने 1-2 काम निपटा लूँ फिर चलते हैं। मामा भी काम का कहकर चली गई। अब मैं क्या करूँ? ईशान अभी सोच ही रहा था कि उसके सामने से मिस सादिया और मिस सबा आती हुई दिखाई दी। जैसे ही वो दोनों ईशान के पास पहुंची, ईशान ने आंखों में चमक लेकर सबा की तरफ देखा, जिसका पुरनूर सा चेहरा नकाब के पीछे छुपा हुआ था। सबा इसकी तरफ देखने से मुसलसल परहेज़ कर रही थी। इसकी ये हरकत देखकर ईशान मुस्कुरा दिया। वो इसकी झिझक और नज़र चुराना, इसकी तरफ देखने से मुकम्मल परहेज़ करना अच्छी तरह समझ रहा था। ओके मिस सादिया, अब मैं चलती हूँ। कहते साथ ही सबा बाहर की जानिब चल दी। सादिया की नज़र ईशान पर पड़ी तो वो दरवाजे की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था, जैसे जहाँ से अभी अभी सबा गुजर कर गई थी। जी खैर तो है? सादिया की बात पर ईशान शर्मिंदा सा हो गया। क्या कोई चक्कर शक्कर है जो इतना मुस्कुराया जा रहा है? सादिया ने खोजती नज़रों से ईशान की तरफ देखा। कोई चक्कर शक्कर नहीं टीचर जी, अब चलें, देर हो रही है। मामा भी हमारा वेट कर रही होंगी। ठीक है चलो। सादिया का ध्यान अभी भी ईशान की तरफ ही था। अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। आफ्टर ऑल वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। जी बिल्कुल, ऐसी वैसी कोई बात हुई तो बताऊँ। वैसे भी जब ऐसी वैसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। आफ्टर ऑल वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। लास्ट में ईशान सादिया की निकल उतारते ही उसके अंदाज में बोला तो सादिया उसके कंधों पर एक थप्पड़ रसीद किया। तुम नहीं सुधर सकते मिस्टर ईशान। अच्छा जी, अगर ऐसी वैसी कोई बात नहीं है तो फिर इसकी तरफ देखकर इतना मुस्कुराया क्यों जा रहा था? उफ़ मिस सादिया, वो तो मैंने इन्हें 1-2 बार देखा था तो वो अबाया और हिजाब में ही थी, तो बस मैं इन्हें देखकर यही सोच रहा था कि पता नहीं देखने में वो कैसी होंगी। ईशान ने जल्दी से बात बनाई। वैसे वो खुद को छुपा कर रखती है तो बहुत ही अच्छा करती है। क्यों? क्या वो कोई जन्नत की हूर है या परिस्तान की शहजादी?
पहली बात मिस्टर ईशान शाह, जो लड़कियां खुद को ऐसे हिजाब और अबाया में छुपा कर रखती हैं वो जन्नत की हूरें अपने माँ बाप का गुरूर और भाइयों की शहजादियाँ ही तो होती हैं। शायद आप जानते नहीं मिस्टर ईशान, कीमती चीज़ें हमेशा छुपा कर ही रखी जाती हैं। फ़िलहाल आप इन्हें जन्नत की हूर समझ सकते हैं। माशाल्लाह वो हैं बहुत ही खूबसूरत, नमाज़ों का नूर हमेशा उनके चेहरे पर होता है। वो सूरत के साथ साथ सीरत की भी बहुत अच्छी हैं। तुमने कभी इनकी आवाज़ सुनी है? वो बोलती भी बहुत प्यारा और मीठा है। हमने भी आज इनसे स्टाफ रूम में चेहरे से हल्का सा हिजाब पीछे करवा के देखा तो वो मान तो नहीं रही थी, लेकिन हमारे ज़्यादा फोर्स करने पर मान गई। लगता है टीचर जी आप इस नई टीचर से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हैं। हूँ भी क्यों ना, वो है ही बहुत अच्छी। सादे ने अभी कुछ देर से इसकी तारीफ़ की। वो बातें ऐसी करती है कि अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत ले। अच्छा जी, अगर वो इतनी ही प्यारी है तो हमें भी इनकी एक झलक दिखा दें। ईशान तुम बाज नहीं आओगे, शायद तुम जानते नहीं वो तुम मर्दों से ही पर्दा करती है। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, कहीं ऐसा ना हो तुम उसे कुछ कहो और वो समझ कुछ और ले और हमारी शिकायत मैम को कर दे तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। वो दोनों बातें करते करते मरीम शाह के पास पहुंच चुके थे। चले ईशान बेटा, देर हो रही है। जी मामा। वो मामा को जवाब देता एक दफ़ा फिर सादे के पहुंचा। ओके टीचर जी, अल्लाह हाफिज़। और मेरी बात पर एक दफ़ा गौर ज़रूर कीजिएगा, कहते साथ ही वो अपनी मामा के साथ गाड़ी में बैठकर घर की जानिब चल दिया। अभी वो लोग आधे रास्ते में ही थे कि इन्हें सामने ही सबा पैदल चलती हुई दिखाई दी। एक गाड़ी झटके से उसके पास आकर रुकी तो वो डर गई, लेकिन जैसे ही इसकी नज़र गाड़ी और गाड़ी में बैठे इंसान के ऊपर पड़ी, इसके माथे पर बेशुमार शिकने पड़ गई। इसे इस दिन वाला लिफ्ट वाला वाक़या याद आ गया। अभी वो आगे बढ़कर गाजी को कुछ कहती कि इतने में गाड़ी का शीशा नीचे सरक गया और मरीम शाह ने सबा को आवाज़ दी, आए मिस सबा, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। इट्स ओके मैम, घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं चली जाऊँगी। वो हल्की सी आवाज़ में मिनमिनाई। कोई बात नहीं मिस सबा, आएँ, हम भी इसी रास्ते से घर जा रहे हैं तो रास्ते में आपको भी ड्रॉप करते जाएंगे। चलें जल्दी से गाड़ी में बैठे। मरीम शाह का सबा को लिफ्ट देने का कोई मूड नहीं था, लेकिन ईशान ने इन्हें मस्का लगाकर मना ही लिया था और वो भी अपने बेटे को मना नहीं कर पाई। सबा ने बचपन से ही अपने बड़ों की इज्जत करने की तरबियत पाई थी, इसलिए वो मरीम शाह को मना नहीं कर पाई और गाड़ी में बैठ गई। वो अपनी माँ की तरह ही मरीम शाह की इज्जत करती थी। इसे यूँ बार बार मरीम शाह का मना करना और मरीम शाह का इसे बार बार लिफ्ट के लिए मनाना अच्छा नहीं लग रहा था। सबा की गाड़ी में बैठते साथ ही ईशान को ऐसा लगा जैसे इसके दिल पर ठंडी फुहार पड़ गई हो। इसे ना जाने अंदर से इतनी खुशी क्यों हो रही थी, वो खुद भी ये समझने से कासिर था। वो बैक मिरर से पीछे बैठी हुई घबराई हुई इस मासूम सी गुड़िया पर भी नज़र डाल रहा था। ईशान अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए अपनी मामा से बोला, मामा लगता है आपकी नई टीचर हमारे साथ इजी फील नहीं कर रही। इनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है जैसे हम इन्हें किडनैप करके लेके जा रहे हैं। नो मैम, ऐसी कोई बात भी नहीं है। जितनी जल्दी सबा अपनी सफाई में बोली थी, इसकी जल्दी देखकर दोनों माँ बेटे की हंसी छूट गई थी और वो बेचारी शर्मिंदा सी होकर बैठ गई। ईशान ड्राइविंग के साथ साथ बरवक्त सबा के चेहरे की ज़ियारत भी कर रहा था, जो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इसकी नज़रों से बचने के लिए जल्दी से बैग में पड़ी बुक खोलकर अपनी सीट से कुछ ज़्यादा ही नीचे झुककर इसका मुताला करने लग गई। इसकी हरकत पर ईशान मुस्कुरा दिया। ईशान को सबा का यूँ खुद को गैरों से छुपा कर रखना अच्छा लग रहा था। पता नहीं कब मेरा घर आएगा और मेरी इस शख्स की अजीब नज़रों से जान छूटेगी। वो अभी सोच ही रही थी कि इतने में एक बार फिर ईशान की आवाज़ गाड़ी में गूंजी, मिस सबा, आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता दें, वरना ये ना हो हम आपको अपने घर ले जाएं और आप वहाँ जाकर डर के मारे बेहोश हो जाएं और हमें आपको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े। सबा की नज़र ईशान की तरफ उठी तो उसकी नज़रों में वाज़िया शरारत थी। सबा ने जल्दी से ईशान को एड्रेस बताया और अपनी नज़रें झुका गई। सबा की इस तरह नज़रें झुकाने से ईशान के चेहरे पर भी खूबसूरत सी मुस्कुराहट छा गई। बस मेरा घर आ गया है मैम, सबा के कहते ही ईशान ने गाड़ी रोक दी। सबा को मरीम शाह का यूँ घर के बाहर से लौटना अच्छा नहीं लग रहा था। वो इससे बड़ी थी और दूसरे इसकी मैम भी थी, तो इसलिए उसने जल्दी से बोली कि मैम प्लीज़ आप अंदर आएँ ना, मैं आपको अपनी मामा जानी से मिलवाती हूँ। नहीं सबा, अभी हमें देर हो रही है, फिर कभी आएंगे। मैम प्लीज़ चलिए ना। सबा को यूँ बच्चों की तरह जिद करता देखकर मरीम शाह मान ही गई और गाड़ी से बाहर निकल आई। माँ का इरादा जानकर ईशान ने धीमी से आवाज़ में मरीम शाह को पुकारा, ईशान बेटा तुम यहीं गाड़ी में बैठकर मेरा वेट करो, मैं आती हूँ। मामा बाहर तो गर्मी है बहुत, ईशान ने एहतजाज करना चाहा। गाड़ी के अंदर एसी भी है ईशान बेटा, मरीम शाह दांत पीस कर बोली। कोई बात नहीं मैम, घर में मामा जाने के अलावा और कोई भी नहीं होता, ये आना चाहें तो आ सकते हैं, ऐसी गर्मी में बाहर वेट करना अच्छा नहीं लगता। सबा के कहने की देर थी कि ईशान जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल आया, कहीं मरीम शाह दोबारा इनकार ही ना कर दें। चले मैम कहते साथ ही वो सब घर के अंदर चल दिए। घर बहुत छोटा सा था और देखने में बहुत अच्छा था, अपनी मिसाल आप था, क्योंकि घर को इन दोनों माँ बेटी ने ही बहुत मोहब्बत और प्यार से सजाया था। घर को देखती ही मरीम शाह ने तो नाक चढ़ाई, लेकिन ईशान को वो घर बहुत ही प्यारा लगा। घर छोटा हो या बड़ा हो, घर तभी होता है जब उसमें रहने वाले लोग उसे घर बनाएं। अपने प्यार खुलूस मोहब्बत से जीनत बेगम और सबा ने भी अपने प्यार खुलूस और मोहब्बत से ही इस घर को घर बनाया था। आप लोग इधर बैठे, मैं मामा को बुलाकर आती हूँ।
वो नमाज़ पढ़ रही होंगी कमरे में, कहते साथ ही सबा जीनत बेगम को बुलाने कमरे में चली गई। मामा जानी जल्दी बाहर आए, मेरे कॉलेज की मैम और के साथ उनका बेटा हमारे घर आए हैं। मैं पैदल चलकर घर आ रही थी तो उन लोगों ने मुझे लिफ्ट दी, इसलिए मैं इन्हें घर के अंदर ले आई। उन्हें दरवाजे पर से वापस मोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। माम को तमाम तर तफसील बताने के बाद वो इन्हें लेकर वहीं आ गई जहाँ वो दोनों माँ बेटे बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। जीनत बेगम ने वहाँ आते ही इन दोनों को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मरियम शाह ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और अपने मोबाइल में मगन हो गई, जबकि शान ने खुशदिली और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर इन्हें जवाब दिया था, जो कि सबा को अच्छा लगा। सबा बेटा यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? जाओ मेहमानों के लिए चाय पानी लेकर आओ। सबा को मुसलसल एक ही जगह खड़े रहते देख जीनत बेगम बोली, मिस सबा आप अब अपने ही घर में हैं, अब यह बाया उतार सकती हैं। मरीम शाह की बात पर सबा थोड़ी परेशान सी हो गई। वो मेरी बेटी कभी भी गैर मर्दों के सामने बगैर अबाया और हिजाब के नहीं आई है। घर में ईशान बेटा भी है, इसलिए वो बाया नहीं उतार रही। वैसे भी वो अबाया में बहुत कंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि सबा बेटा ठीक कह रही हूँ ना? जी मामा। पर्दे के पीछे बेशक अमीर लड़कों पर जितने मर्जी डोरे डाल ले, मरीम शाह ने दिल ही दिल में सोचा। वो बस इतना ही बोली और सबा जिसकी परेशानी उसकी माँ ने दूर कर दी थी, झट से किचन में चाय बनाने चली गई। ईशान को अपनी माँ की बात थोड़ी बुरी लगी, जिस लहजे में उन्होंने बात की थी। उसने चाय के साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें एक ट्रे में सेट की और इन्हें ट्रॉली पर रखने के बाद ट्रॉली को धकेलती हुई लाउंज की तरफ ले आई, जहाँ पर वो सब गप्पों में मसरूफ़ बैठे हुए थे। इसने सारा सामान मेज़ पर रखा और सबके लिए चाय बनाने लगी। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठी चाय बना रही थी। ईशान के दिल ने ख्वाहिश की थी कि वो एक दफ़ा सबा को देख सके, और वो इस बात से अनजान किसी ने इसको शिद्दत से देखने की ख्वाहिश की है। चाय बनाने में मसरूफ़ थी। मरीम शाह और जीनत बेगम को चाय देने के बाद वो ईशान को चाय का कप देने से हिचकिचा रही थी। ईशान भी इसकी हिचकिचाहट वाज़ेह महसूस कर रहा था। जाओ सबा बेटा, यहाँ क्या खड़ी हो? ईशान बेटे को भी चाय दो। जीनत बेगम के कहने की देर थी कि वो चाय का कप लेकर ईशान की तरफ जानी पड़ गई। ईशान से अपनी तरफ आता देखकर जल्दी से अपनी नज़रें झुका गया। वो भी नज़रें झुकाए चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा रही थी, जब इसके हाथ की उंगलियां ईशान के हाथ से मिस हुई। इसकी उंगलियों के लम्स से ईशान के दिल ने एक बीट मिस की, जबकि मुकाबिल के अंदर एक सनसनी सी दौड़ गई। इसने बिना सोचे समझे चाय का कप छोड़ दिया, जो कि सीधा मुकाबिल के ऊपर जा गिरा। गर्म चाय मुकाबिल के 14 तबक रोशन कर गई और वो बिदक कर खड़ा हो गया। आई एम सो सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला कैसे। सबा को शर्मिंदगी हो रही थी, इसकी वजह से ईशान के ऊपर गरम गरम चाय गिर गई। सबा ईशान के कपड़े साफ करने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि मरीम शाह ने इसे बाजू से पकड़कर पीछे की तरफ धक्का दिया। आर यू मैड मिस सबा? अंधी हो क्या? नज़र नहीं आता तुम्हें? मेरे बेटे को जला कर रख दिया है। क्या यही सब करने के लिए तुमने इसे हमें अपने घर में इन्वाइट किया था? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सॉरी मैम, भाड़ में गई तुम्हारी सॉरी से क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? मरीम शाह की बातों से सबा की आंखों में वाज़िया नमी छाने लगी, जो ईशान ने भी देखी थी। इसे सबा की आंखों में तैरती नमी अच्छी नहीं लगी, तो वो अपनी माँ को कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, जब मरीम शाह किसी की एक की भी बात सुने बगैर इसे अपने साथ लेकर बाहर निकल गई। पीछे जीनत बेगम अपनी बेटी की आंखों में नमी देखकर बस अफसोस ही कर सकी।